नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। लेकिन हम सिर्फ 20 क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, कम से कम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? स्थल मतलब क्या होता है? स्थल मतलब होता है जमीन। मतलब भारत कितने देशों के साथ जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। स्थल और जल, इन दो राशियों से दोस्तों क्या होते हैं, भारत के पड़ोसी देश जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका, श्रीलंका क्या स्थल से जुड़ा हुआ है भारत से या जमीन से जुड़ा हुआ है भारत से? नहीं, वो किससे जुड़ा हुआ है? पानी से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट है। नाम से तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, लेकिन नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो याद रखना दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? भाई साहब, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के पूछा कि किस देश के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है, या सबसे अधिक किससे करता है, सबसे कम किससे करता है, तो फिर आप ये 7 को क्या करोगे? भूल जाना। ठीक, आप वहीं पर क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। इसलिए आपको टॉपिक को लिंक करके पढ़ना जरूरी है। देखिए, भारत 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए भाई साहब कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। न सिर्फ जीके के लिए, बल्कि आपसे कभी कोई धोखा से पूछ ले बाद में कि बताइए कि क्या श्रीलंका भारत से जमीन से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता तो होना चाहिए। नहीं, याद रखना दोस्तों, भारत 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है और बांग्लादेश। ये 7 देश क्या हैं? भारत के साथ स्थल यानी कि जमीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ लगी है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगी है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ सुनील गावस्कर कर लीजिए, मैं एस और जी लिख देता हूँ। ठीक है, बताइए लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या सुनील गावस्कर? तो आपको पता होगा कि मास्टर ब्लास्टर तो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, लेकिन लिटिल मास्टर किसको कहते हैं? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर इन्हें उपनाम कहा जाता है इनका। ठीक है, इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। विराट कोहली को क्या कहते हैं? किंग कोहली कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग कोहली कहते हैं। और सौरव गांगुली को क्या कहते थे? बंगाल टाइगर या फिर दादा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? बहुत ही अच्छा सवाल कहूँगा मैं इसको। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है कब? 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक, ये 1900 कब बनती हैं? 25 में बनती हैं, और ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी। ये कहाँ से आई थी? ये लंदन में इनका जन्म हुआ था, ये लंदन की थी। ठीक है, और जो आपकी भारतीय महिला थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है?
तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अच्छा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत के निर्माता, कुछ भी पूछ ले, बस आप एक ही नाम याद रखना, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने क्या किए थे? इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये सवाल पूछा जाता है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, या आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की थी, या राजा राममोहन राय ने 1815 में किसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के पूछा जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने? राजा राममोहन राय जी ने। इन्हें राजा जो है, देखिए राजा के साथ राममोहन राय लिखा हुआ है, तो ये राजा है क्या? ये एक प्रकार की उपाधि थी। और ये किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। दोस्तों याद रखना, कई बार पूछा गया सवाल कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड ने दिया था। अच्छा, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पर है? आपको महात्मा गांधी की समाधि पता होगा, लाल बहादुर की समाधि पता होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको राजीव गांधी की होगी, इंदिरा गांधी की, सभी की समाधियां याद होंगी। लेकिन अगर आपसे धोखा से क्वेश्चन पूछ ले कि राजा राममोहन राय जी की समाधि कहाँ है, तो ये समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ये थोड़ा आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति मतलब होता है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, और अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC, शेड्यूल्ड कास्ट। ये थोड़ा इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीट आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भारत की संसद है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं क्या? नहीं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। याद रखना, इसमें जो सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है वो 552 है। मतलब 552 से सदस्य ज़्यादा नहीं हो सकते लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है? 543 है। इस चीज़ को भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि ST, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो 47। अगर आपसे पूछ ले कि SC, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो 84। और अगर धोखा से दोनों पूछ ले तो 47 और 84 को जोड़ देना, 131, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछने के तरीके कई रहते हैं एग्जामिनर के, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिंक करके टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप में एक भी सरीसृप नहीं है? सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव जंतु। कुल मिला के हम सिंपल भाषा में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक भी सरीसृप कहाँ पर नहीं है? अंटार्कटिका में नहीं है। क्यों भाई साहब? अंटार्कटिका में जमी हुई है बर्फ, आइस का गोला जमा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। बर्फ जमी हुई है, और बर्फ में कोई जीवन पाया जा सकता है क्या? नहीं। इसलिए एक भी सरीसृप नहीं है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी पूछ लिया आपसे, तो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉक ने 1911 में किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप को खोजने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो जेम्स कुक का नाम आता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कितना है? सबसे पहली बात तो बताओ कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, ठीक। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें हम रहते हैं, भारत देश एशिया महाद्वीप में है। अब ये अंटार्कटिका जो है ना, भारत का अंटार्कटिका जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है।
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। मतलब ये महाद्वीप है मान के चलिए, तो तीन तरफ से क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है, ऐसा याद रख सकते हो। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर ऐसा घिरा हुआ है ये तीन महाद्वीपों से, तीन महासागरों से। जिस प्रकार से भारत कहाँ से घिरा है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। इसी प्रकार से ये अंटार्कटिका महाद्वीप भी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दोस्तों, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ठीक है, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं, इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं अंटार्कटिका को, लेकिन कहते क्यों हैं, तो देखो भाई साहब, बर्फ का एक टुकड़ा रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, ठंड रहेगी तो ठीक रहेगा, गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा, मतलब आकार क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। सेम प्रक्रिया कहाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप में जमी हुई है बर्फ, तो बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, उसका आकार परिवर्तन होते रहता है, ठीक। बर्फ जम जाएगी तो आकार परिवर्तन होता रहेगा, मतलब कभी ज़्यादा बर्फ जम गई, कभी कम बर्फ जम गई, कभी कम ज़्यादा पिघल गई, कभी ज़्यादा पिघल गई, इसलिए उसका आकार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है भाई साहब विंसन मापीप। कौन सी है भाई साहब, विंसन मापीप, ये याद रख लेना नाम, ठीक है। लगभग 5000 क्या है इसकी मीटर ऊंचाई है, लगभग बता रहा हूँ मैं, 5000 के इर्द गिर्द में ही है, मुझे भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह सबसे पहली बात तो 1900 कब हुआ था, बताइए, 1928 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्यों किए थे, चलिए देखते हैं। देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है और ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था, ठीक है। किसान आंदोलन मतलब किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। क्यों किए थे किसानों ने आंदोलन, क्योंकि लगान में वृद्धि हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम इतनी लगान लेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम करो, इसलिए लगान वृद्धि के विरोध में ये बारदोली सत्याग्रह होता है। और ये बारदोली कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसका नेतृत्व मतलब मुखिया कौन थे, नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन इनका साथ किसने दिया था, तो जो बारदोली की महिलाएं थी वो भी इसमें साथ थीं, ठीक है। तो याद रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत में एकीकरण का जनक भी किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रांतों को एक करने का काम किया था, एकीकरण करने का काम किया था। आपको पता होगा संविधान की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, सरदार की उपाधि इन्हें कौन देता है, तो जो बारदोली की महिलाएं थी ना, इन्होंने क्या कहा कि हम वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि देते हैं। लेकिन उपाधि दिया किसने था, महात्मा गांधी ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया, और वहाँ ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं रहे तो बारदोली की महिला लगा देना, और अगर महात्मा गांधी रहे तो महात्मा गांधी लगा देना। देखिए, उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, लेकिन प्रदान किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी को द्वारा प्रदान की गई। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखो बारदोली सत्याग्रह हो रहा था, तो सभी ने क्या कहा, अब आपको पता है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही सरदार कहलाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सरदार है हमारे, ये सरदार है हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक। तो बारदोली की महिलाएं सरदार सरदार करने लगी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम आज से तुमको सरदार की उपाधि दे रहे हैं, बस ये चीज़ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए भाई साहब। मुमलुक वंश भी इसको कहा जाता है, गुलाम वंश को। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, या सल्तनत काल, इसमें 5 वंश हुए। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कब से कब तक चलता है, 1206 से लेके 1526 तक चलता है, ठीक है। तो देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना। अब गुलाम वंश का तो आपको पता हो गया संस्थापक कौन थे,
भाई साहब पढ़ ही रहे हैं तो पांचों के पढ़ लो कम से कम दिल्ली सल्तनत के एक साथ में, ठीक है। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश के बहलोल लोदी और सैयद वंश के खिज्र खां। आपको पता होगा दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका प्रथम वंश जो था गुलाम वंश था और अंतिम वंश था लोदी वंश। क्यों? क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? बाबर। कब हराता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, ठीक है। और उसके बाद किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। और दिल्ली सल्तनत का ओवरऑल टाइम कब से रहता है? 1206 से 1526 तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है असम में। कहाँ होती भाई साहब? असम। असम की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, ये तो आपको पता रहा होगा। आप मुझे बताइए कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम हो गया। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक देश कौन है? चीन है। भारत की चाय नगरी किसे कहते हैं? तो डिब्रूगढ़, ठीक है, ये असम का एक शहर है, इसको भारत की चाय नगरी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। और ये ऐसी फसलें हैं जिनका डेटा चेंज नहीं होता है, फिर भी मैंने अभी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज मतलब आप समझ रहे हो ना, शतरंज मतलब होता है, शतरंज मतलब अपन जो क्या खेलते हैं, त्रेल खेलते थे, ठीक, उसको शतरंज कहा जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है भारत को। सिर्फ शतरंज का नहीं, 3 खेल हैं, कौन कौन सा? एक हो गया खुद कबड्डी, कबड्डी कबड्डी, इसके बाद दूसरा हो गया आपका पोलो और तीसरा हो गया आपका ये शतरंज। कबड्डी, पोलो, शतरंज, 3 खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। और क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ था भारत के, तो पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले सर्वप्रथम भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो शक्तिकांत दास, गोपाल हरि देशमुख, ओसबॉर्न स्मिथ या सी.डी. देशमुख। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं सी.डी. देशमुख। क्यों बनते हैं? देखिए, आरबीआई मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर बनते हैं। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बनते हैं? तो सी.डी. देशमुख बनते हैं। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन मतलब मंच संचालन आपने सुना होगा ना, चलाने वाले। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, संविधान में बहुत सारी समितियां हुई, एक एक समिति इंपॉर्टेंट है। 4 आज बता रहा हूँ, 4 अगले वीडियो में बता दूंगा। कभी भी डेली क्लास लगाता हूँ आपकी मैं, है ना। आप डेली पढ़ोगे तो आपको सारी समितियाँ याद हो जाएंगी। आप एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन नहीं आओगे तो फिर आपका भला हो नहीं सकता। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और झंडा समिति के जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। देखिए, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई हैं और इनके अध्यक्ष और किसके शासनकाल में, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन भले ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम,
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अशोक, कालाशोक, फिर तृतीय हो गया फिर अशोक, ठीक है, और चतुर्थ हो गया कनिष्क। देखिए याद रखने की इसकी ट्रिक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये तो सीधे से लिख लो, आ का, आ का, ठीक है, अका अक, इस प्रकार से मैंने थोड़ा इसको याद किया था जब मैं पढ़ता था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये क्रम याद रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा, ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सबसे गहरा मैंने बता दिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत का ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, जहाँ ज्वार भाटे आते हैं, तो कांडला, ये गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, और भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है कोलकाता हुगली नदी पर। देखिए बंदरगाह अधिकतर जो होते हैं महासागरों सागरों में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बंदरगाह है जो नदी में है, भारत का एकमात्र कोलकाता, और ये हुगली नदी पर स्थित है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का मकबरा भाई साहब पता होगा आपको, सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम पड़ता है आपके बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, चलिए बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ठीक है, देखिए याद करने की ट्रिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाबर, बाबर में बा दो बार दिख रहे हैं, काबुल में बीच में ब दिख रहा है, या बीच में काबुल में ब दिख रहा है, बाबर में बीच में ब दिख रहा है। देखो तुरंत पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एग्जाम में जाके सवाल को सॉल्व करने में ना अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाता है। ठीक है, पढ़ी हुई चीज़ें एग्जाम में गलत होती हैं कन्फ्यूजन के कारण, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि कभी कभी ट्रिक थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखा करो। बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये डिफरेंट नाम है, इसको आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, इसको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। औरंगजेब का कहाँ पर है? ये भी दौलताबाद में है। लेकिन जी आगरा दिल्ली वाले लाहौर वाले ना बड़े कन्फ्यूज कर लेते हैं। शाहजहाँ का कहाँ है? शाहजहाँ ने ताजमहल में आगरा बनवाया था तो आगरा में रहेगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। ठीक है, लाहौर से लोहा याद रख सकते हो, जहांगीर से जंजीर याद रख सकते हो। ठीक है, जहांगीर लाहौर। अकबर का सिकंदरा, जैसे आपको पता है अकबर एक महान सम्राट था, ठीक है, तो सिकंदर भी एक महान सम्राट था। ठीक, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अब देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलोर, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत में क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब टाइगर की सुरक्षा से संबंधित, टाइगर से सुरक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से, और 1973 में होती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, इसके बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है, ठीक है, 1973 में। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब देखिए ये चार क्वेश्चन जो है ना, ये चार क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी जो हैं वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अब अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं।
गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन स्कूल में बच्चों से आज भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस, ये अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनता है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय और 5 अक्टूबर को विश्व का शिक्षक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर रेखा किस महासागर में काटती है? तो शून्य अंश अक्षांश, अक्षांश और देशांतर क्या होती है थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। जो ग्लोब में आड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको अक्षांश, और खड़ी रेखाएं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये जिसे कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री में जो है उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है। और आपको देशांतर रेखा का पता होगा, 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखा जो एक दूसरे को काटती है ना, वो अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में काटती हैं। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर स्थित है। ये गोरे मतलब क्या होता है? अंग्रेज नहीं है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो होती है गोरे। ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए, कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट करके बताना भाई साहब। ठीक, क्लास कंटिन्यू चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, आपको कैसा लगा पढ़ने के बाद? ठीक, जानकारी यूजफुल लगी होगी, वीडियो आपके काम का लगा होगा तो एक सवाल का सवालों के जवाब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल किसने जीता है? इन चारों सवाल के जवाब आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप खुद चेक करिए कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है और आपको आपका पढ़ा हुआ कितना याद रहता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।